तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सौरभ श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर से जो छूट गया था कि डेजिग्नेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन हम जो है कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेफ्रिजरेंट को। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे देख रहे हो R11 लिखा, R12 लिखा, R114 लिखा है। तो ये एक्चुअल में किसी भी रेफ्रिजरेंट के अंदर ये कुछ ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ कोई एलिमेंट होगा कार्बन का, कोई हाइड्रोजन का होगा, कोई क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, या कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जैसे अमोनिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें, या CO2 हो गया। तो इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताने। आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। मेनली हम 4 आइटम्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मान लो इनका अगर भी डेजिग्नेशन करना है तो किस तरह से करें। आप लोगों ने केमिस्ट्री में 10th में जो है एल्केन ग्रुप तो पढ़ा होगा, जिसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, C। अगर मान लो C, इसको इधर भूल जाइए, CM और HN अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे देखोगे कि जो N की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, जो है इसका 2 टाइम्स +1 के बराबर होती थी, है ना। जो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ इसको आपको। यहाँ पे देखिएगा, कहाँ दिया भाई, कहाँ चला गया लास्ट भाई। हाँ ये रहा। हाँ यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लिया कि C के कोई A मालिक्यूल्स हैं, B के कोई B मालिक्यूल्स हैं, ठीक, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो B होना चाहिए, अगर एल्केन ग्रुप की बात करें, ठीक है, इसकी बैलेंसी पूरी होने के लिए सारे सिंगल बॉन्ड से अगर आपस में जुड़े हों तो उसके लिए B की जो वैल्यू होनी चाहिए, B कितना होना चाहिए, A का 2 टाइम्स, एक A जो है उसमें से एक जोड़ दें, उसका 2 टाइम्स कर दें तो उसके बराबर B की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन के सेल में एक वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन और फ्लोरीन की भी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इनको सबकी वैलेंसी एक होती है, वैलेंस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना दे दे जो है ले लेगा तो इनके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसकी भी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी एक, तो हम इसको इसके लगभग इक्विवेलेंट अगर रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि NPQ, जैसे वहाँ पे केवल B था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है NP और Q है। तो NP और Q कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कार्बन के जितने भी एटम्स है उसका +1 × 2, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखा है मैंने। तो जैसे वहाँ पे केवल हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या है कि खुद तो एक हाइड्रोजन है, उसके जगह पे क्या है कुछ क्लोरीन और फ्लोरीन भी हैं, तो उन सबको भी हमने ऐसे कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे NPQ जो होना है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो कार्बन के जितने भी एटम्स हैं उसमें एक जोड़ के उसका 2 टाइम्स होना चाहिए। बस यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे M क्या है, रिप्रेजेंट करता है, देखोगे यहाँ पे M जो रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, P रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम और Q रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ जो है फ्लोरीन के आइटम, ठीक। अब ये हो गया। अब इसको जैसे हमें मान लीजिए कि डेजिग्नेशन निकालना है कि कैसे देख के हम बता सकते हैं किसी भी चीज़ को कि कैसे उसका फार्मूला है। तो इसका फार्मूला ये है रिप्रेजेंट लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, कि पहले हमको R लिखना है, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, मेरे को R लिखना है। उसके बाद जितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन के मालिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे M नंबर ऑफ सारी मालिक्यूल्स का, जितने भी कार्बन के आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे M आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स है, उसमें से एक कम करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या है, जितने भी हाइड्रोजन्स के आइटम हैं उसमें से एक ज़्यादा उसको करके लिखना है, और क्लोरीन के जितने भी आइटम्स हैं उसको एलिमिनेट कर देना, उसको कुछ नहीं लेना है, और फ्लोरीन के जितने भी आइटम्स हैं उसको एज इट इज लिख देना। मैं देखो यहाँ पे उसका एक जो है एक ट्रिक जैसा बनाया हूँ, क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन रहेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक। अब क्या करना है आपको,
m को क्या करना है, कम करना है। कितना कम करना है, 1 कम करना है, ठीक है। n को क्या करना है, 1 ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा करना है। p को क्या करना है, इसको गायब कर देना है, इसको नहीं लिखना है। और q को क्या करना है, वैसे का वैसे लिख देना है, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्या करना है, कम करो, ज़्यादा करो, गायब करो, लिख दो, ठीक है। बट ये तरीका ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ट्रिक है कि जिससे आपको ये चीज़ें याद रखें। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे जो है R, ठीक है। बड़ा छोटा है फॉन्ट है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे लिखना है, सबसे लिखना है R, ठीक है। उसके बाद जो भी m है, m में से 1 माइनस कर देना है। फिर क्या करना है, n कितना है, ज़्यादा करना है। कितना ज़्यादा करना है, 1 ज़्यादा करना है, तो 1 ज़्यादा कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो है हमको q का कुछ नहीं लेना है तो q हटा देते हैं, और सॉरी p का कुछ नहीं लेना तो p हटा देंगे, और q जितना है उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो क्या करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, गायब करना और लिख देना है। ये बस एक तरीका है याद रखने का कि आप इसको एग्ज़ाम में कैसे याद रख पाएँ। कोई इसका स्पेसिफिक वो नहीं है, ये बस एक ट्रिक है जो मैंने बना रखी है। अब देखो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन आता है आपको कि यार कौन सा हमको जो है गायब करना है, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं कि ना फ्लोरीन को हटा के लिख देते हैं, है ना, तो वो गलत हो जाता है। जैसे फ्लोरीन को हटाना आपको पी है और उन्होंने क्या हटा दिया, क्यू हटा दिया, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका मैं बस एक जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ ये है कि आप लोगों ने पानी पिया होगा, ठीक है। तो पानी जब गंदा हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, ठीक है। देखो ये इसका कोई इससे कोई रिलेट करने वाली चीज़ नहीं है, बट ये आपको याद कैसे रहे वो बता रहा हूँ कि पानी में क्या करते हैं, हम क्लोरीन की गोली डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है कि पानी तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जब आप उस पानी को पियो ना, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है ना। तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम क्या करेंगे, हम क्लोरीन को टेस्ट को ध्यान देंगे, इसलिए क्या करेंगे, हम क्लोरीन को नहीं डालेंगे। तो बस ऐसा ही है कुछ कि जब हम ये चीज़ एक कहानी जैसी है कि बस भाई क्लोरीन क्या करता है, वो पानी का टेस्ट ख़राब करता है, इसलिए क्या करते हैं, हम क्लोरीन को एलिमिनेट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हम क्लोरीन को एलिमिनेट कर देंगे। इसका कोई वैसे लॉजिक नहीं है, बस ये बस आपको केवल एक ध्यान रहे, है ना, कि आप गलती ना करें। बस ये कहानी टाइप का है कि आप इसको क्लोरीन को आप नहीं लेंगे, ठीक है। फ्लोरीन को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी फिर एक कन्फ्यूजन आएगी भाई कि मुझे को फ्लोरीन को एज इट इज़ लिखना है या हाइड्रोजन को एज इट इज़ लिखना है। देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन में हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन फ्लोरीन से हल्का है, तो हाइड्रोजन का क्या करोगे, हम एक इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। ये पहले से ही कम है, तो इसको क्या करेंगे, 1 ज़्यादा कर देंगे। हाइड्रोजन क्या है, ये पहले से ही 1 कम है, इसलिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक। तो क्लोरीन को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्या करता है कि भाई ये एक तरह से पानी का टेस्ट ख़राब करता है ना। मतलब एक लॉजिक कोई वैसा नहीं है, बट ये कहानी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। कार्बन को क्या करते हैं, देखो कार्बन का हमेशा बैड इफेक्ट होता है ना। इन्वायरमेंट में अगर कहीं है तो जनरली क्या होता है, कार्बन है तो थोड़ा बैड इफेक्ट होता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि बैड इफेक्ट ना हो, इसलिए क्या करें, थोड़ा सा कम कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका एक्चुअल में ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये बस एक कहानी है जिसकी वजह से आप उसको याद करके रखो। तो अब क्या करना है, अब आपको मुझे लगता है ये याद हो गया हो कैसे। कार्बन को क्या करना है, मुझे 1 कम करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन है चूँकि ये पहले से ही हल्का, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ करना है। Cl को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो पानी का टेस्ट ख़राब करता है। दूसरा क्या है, फ्लोरीन को हम क्या कर देंगे, लास्ट का एज इट इज़ रखना। तो 1 कम करना, ज़्यादा करना, गायब करना है और लिख देना, ठीक। 1-2 बार आप इसको रिपीट करोगे और ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि N, P और Q की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ कार्बन के जो भी एटम है उसमें 1 जोड़ के उसका दुगना कर देना, ठीक है। ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या है कि डाई क्लोरो, डाई का मतलब 2, क्लोरो का मतलब 2 क्लोरो, यानी 2 क्लोरो है, डाई फ्लोरो मतलब 2 फ्लोरीन है, और मीथेन मतलब मीथेन ग्रुप का है।
फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये फार्मूला दे रखा है कि डाई क्लोरो है तो 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, और एक जो है 2 क्लोरीन के एटम है, 2 फ्लोरीन के एटम है और एक कार्बन का एटम है, ठीक है। तो अब इसको देख के कैसे बताना है, देखो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P किसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो P बराबर 2 हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिएगा जो है अरे भाई इधर आ जाओ आसानी से थोड़ा, अरे ठीक है अभी सही है। हाँ यहाँ पे देखिएगा तो क्या है कि क्लोरीन का यहाँ पे कितना है, P के नीचे P लगा होता है ना, P बताता है कि क्लोरीन के आइटम, ठीक। तो यहाँ पे P कितना है 2 हो जाएगा। फ्लोरीन के लिए Q बताता है, ये एक्चुअल में स्मॉल q होगा, ठीक है, ये स्मॉल q है। तो स्मॉल q कितना हो गया 2, तो कि डाई क्लोरो है, डाई का मतलब 2, क्लोरो का मतलब 2 क्लोरीन है, फ्लोरो का मतलब 2 फ्लोरीन है, ठीक है। मेथ का मतलब है कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन ये सब पढ़ा होगा ना। मेथ है तो मतलब कार्बन का 1 आइटम है, एथ है तो कार्बन का 2 आइटम है, प्रोप है तो 3 है, ठीक है। तो ये जनरली एल्केन सीरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, तो ये वैसे ही है एकदम सिमिलर। फिर क्या हो गया n बताओ भाई, हाइड्रोजन का कोई आइटम नहीं है तो इसलिए n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको इसी फार्मूले में रख देना, n + p + q = 2m+1 वाली, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा खुल जाएगा, वो क्या दिया, n + p + q = 2m+2 हो जाएगा, ठीक है। m क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन के मालिक जो है एटम्स। अब n = 0 पुट कर दिया, p = 2 पुट कर दिया, q = 2 पुट कर दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू हमको m1 मिल गई, ठीक। अगर आपको मैथ पता है तो वैसे ही पता लग जाता है कि 1 है, अगर नहीं पता लग रहा है, वैसे आप नहीं पता कर पा रहे हो, तो यहाँ से m की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैं इसका डेजिग्नेशन आसानी से कर सकता हूँ, क्या करना है मेरे को, r लिखा, ठीक, फिर ये वाला फार्मूला Rm - 1 n+1 और q। अब r के m कितना है 1, यहाँ पे m = 1 रखेंगे तो ये वाला r = 1 - 1, ठीक। फिर ब्रैकेट लगाएंगे 0, n की वैल्यू, ये n कितना है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने भाई 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा +1, और फिर वहाँ पे क्या p को रखना ही नहीं है, ठीक है, तो p नहीं रखेंगे, q को रखेंगे, q की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या करी है 2 पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल आइटम था, तो ये हो गया 0, ठीक है। हाइड्रोजन के कोई नहीं थे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 + 1, और Q का कितना 2 था तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ जाएगा R, फिर डैश लगाना है ऐसे 0 1 2, ठीक। या हम इसको 0 इधर है तो इसको हटा देंगे तो हम इसको R12 लिख सकते हैं, डैश लगाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। नहीं तो डैश बिना लगाए भी आप देखा होंगे जनरली कई जगह लिखा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जनरली क्या होता है, हम इन दोनों के बीच में, नंबर और डिजिट के बीच में हम डैश लगाते हैं, हर जगह नहीं लगाना, शुरुआत में लगाना सबसे पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डैश, ठीक। दूसरा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है कि डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, एथ लगा है यहाँ पे। जनरली अभी जब कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का जो मॉलिक्यूल्स एटम्स आएंगे उसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है, m2 आएगा, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे। डाई क्लोरो, डाई का मतलब है 2, क्लोरो का मतलब क्लोरोन, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे, ऐसे दे देगा कई बार एग्जाम में तो आपको जो है उसका डेजिग्नेशन बताना होगा। यहाँ से देख के ही आप बता सकते हो कि डाई का मतलब 2 क्लोरीन है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। टेट्रा का मतलब ट्राई है तो 3 है, टेट्रा है तो 4 है, पेंटा है तो 5 है, ठीक है, हेक्सा है तो 6 है। ये ग्रीक वर्ड्स के कुछ लेटर हैं, इनको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। एथ है तो 1 है, मेथ है तो 2, मेथ है तो 2 1 है, एथ है तो 2 है, ठीक है। और इसको हाँ, और प्रोप है तो 3 है, ठीक है। उसके बाद ब्यूट है तो 4 है। ऐसे दूसरे में है नंबर्स के बाद में क्या करते हैं, मोनो का 1 है, मोनो है तो इसका मतलब 1 है,
डाई है तो 2 है, ट्राई है तो 3 है, टेट्रा है तो 4 है, पेंटा है तो 5 है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे डाईक्लोरो हो गया। तो डाईक्लोरो से हमको ये समझ में आ गया कि क्लोरीन के 2 आइटम हैं और क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, क्लोरीन के आइटम्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हो गई 2। टेट्रा फ्लोरो है, मतलब फ्लोरीन के क्या है हमारे पास 4 एटम्स हैं और फ्लोरीन को हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को, फ्लोरीन के एटम्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, क्यू की वैल्यू हो गई जो है वो 4। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बारे में इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई 0। ठीक, अगर हाइड्रोजन होता तो वो हाइड्रोजन के बारे में बताता। फिर क्या है, आप हमें बेसिक फार्मूला लगा देना कौन सा, कि n + p + q = 2m+2। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा नंबर ऑफ कार्बन्स के कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 रख दिया, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 4, तो 2m+2 यहाँ पे रखा, तो यहाँ से m आ गया हमारा 2। ठीक, m 2 आ गया। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूले में एथ दे रखा है। ठीक है, अगर मैथ होता तो 1 आता, एथ दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 आएगा, तो यानी ये सही आया है जो हमने निकालना है। ठीक, जिन लोगों को एथ मैथ नहीं समझ में आ रहा है वो ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। वैसे आपको हमेशा फार्मूला लगा के ही दिखाना है। यहाँ से क्या है कि आपको थोड़ा एथ लगा तो आपको थोड़ा अगर इसकी नॉलेज है तो एडवांस में आपको पता लग जाएगा कि एम की वैल्यू 2 आनी है। आप फिर क्या करना है, आपको जो है इसी को लिख देना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको r लिखना है, फिर m-1, फिर n+1 और m-1, फिर दूसरे में क्या हो गया n+1 और फिर क्या हो जाएगा कि q एज इट इज। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, क्लोरीन कितना है 2, सबसे नहीं सॉरी क्लोरीन तो रखना ही नहीं होता है ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको जो है कार्बन कितना है 2, तो 2 में से 1 घटा देंगे। ठीक, कार्बन को हमेशा हमको 1 कम करना होता है, तो कार्बन को 1 कम कर दिया, 2 था 1 कम कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन कोई नहीं था, उसको 1 बढ़ाना है, तो हाइड्रोजन 0 में 1 बढ़ा दिया। फिर क्या करना है, हमको फ्लोरीन को क्या करना है, एज इट इज़ लिख देना है। तो जब इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा r, यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ये 0 + 1 इसको 1 कर दिया और ये 4 का 4। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी। इसमें क्या है, ट्राईफ्लोरोईथेन। देखो ईथ लगा है तो m की वैल्यू 2 आएगी सॉल्व करने पे। अब यहाँ पे जान लो कार्बन का। डाईक्लोरो का मतलब 2 क्लोरो है। ट्राईफ्लोरो, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 यानी फ्लोरीन कितना है 3 है, तो यानी Q कितना है 3 और P कितना है 2, तो P हो गया 2, Q हो गया 3। ठीक, हाइड्रोजन के बारे में नहीं पता, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अभी नहीं पता मान लो, तो इसको क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको जब बैलेंस करोगे तो यहाँ से जो है आपको ये पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन कितना है। इसमें हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल्स आएगा, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो सारी की जो है वो पूरी होनी चाहिए, सारे सिंगल बॉन्ड से जो है आपस में जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि जो है ये आपका कि हाइड्रोजन 1 है। जनरली क्या होता है कि ये आपको फार्मूला ना इस टाइप से नहीं देगा, मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट होगा वो ऐसे ना देके ये वाला आपको दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ से तो आपको साफ साफ दिख रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये ही है कि आपको रेफ्रिजरेंट जो दिया जाएगा डिजिग्नेशन उसका बनाने के लिए वो यहीं से दिया जाएगा। ठीक, ये ऐसा नहीं लिखा रहेगा, वो ये ऐसे केमिकल फार्मूला उसका दिखा रहा है। आप इसको केमिकल फार्मूला लिखा है तो यहाँ से आप देख के इसको वैल्यू बता सकते हो। फिर क्या करना, आपने फार्मूला ये लगाना, फिर n + p + q = 2m+1, n = 1 हो गया, यहाँ से दिख रहा है, p = 2 हो गया, अभी यहाँ से दिख रहा है, q = 3 हो गया। ठीक, तो जब निकालोगे तो m = 2 आ जाएगा। ठीक, आप उसके बाद आपको रिप्रेजेंट नहीं लिखना, क्या लिखना है, डेजिग्नेशन करना है। डेजिग्नेशन कैसे करिए, m-1, n+1 और उसके बाद q। तो r m कितना है 2, 2 में से 1 कम कर देंगे। हाइड्रोजन कितना 1, तो 1 और बढ़ा देंगे, और फ्लोरीन कितना 3, तो उसमें इसको ऐसे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा r 1 2 3।
हाँ, ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि अगर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, ये तो क्या थे, सारे ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट थे, यानी हेलो कार्बन्स थे, हेलोजन क्या था और कार्बन। इसमें अगर ऐसे रेफ्रिजरेंट है जिसमें हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये चीज़ें अगर पसंद है, हेलोजन ग्रुप में क्या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये है। तो अगर हेलो ग्रुप के हैं तो उनको लिखने का तो ये तरीका हो गया, ठीक है। यानी अगर कोई रेफ्रिजरेंट है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको ऐसे लिखने का तरीका, ठीक। अगर मान लिया कि इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, जैसे कि हमारा अमोनिया हो गया या हमारा वाटर हो गया, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखने का तरीका क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, उस रेफ्रिजरेंट को क्या करना है, आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और उस मॉलिक्यूलर वेट को से पहले आपको 7 लगा देना बस, ठीक है। या ये कहो कि उसको 700 में जोड़ देना, ठीक। जैसे यहाँ से यहाँ पे 7 लिखोगे या इसको 700 से जोड़ दो, एक ही बात है। देखो अमोनिया कितना है, NH3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 17, यानी 17। तो 17 में, ठीक है, 17 में क्या करना है, आपको 700 जोड़ देना है और उससे पहले R लगाना। तो यहाँ पे R लगा दिया, 17 में 700 जोड़ोगे तो 717 और ये कितना हो जाएगा, R1717, ठीक। तो ये डिजिग्नेशन हो गया इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के लिए। ऐसे CO2 का अगर आप निकालेंगे तो CO2 का होता है 44, ठीक है। 44 के आगे आपने क्या लगा देना, 700 जोड़ देना है, तो R700 + 44, तो ये आ जाएगा R744, ठीक। बड़ा ही सिंपल है। SO2 का आप इससे क्या करेंगे, आप लोग SO2 का निकालिए और उसको जो है हमें कमेंट में उसकी वैल्यू लिखिए कि SO2 का डिजिग्नेशन आप लोग कैसे करोगे, ठीक। आपको पहले क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना और फिर उसका डिजिग्नेशन बताना है। आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। ये समझ लो एक तरह से आपका एक असाइनमेंट है छोटा सा। हाँ, उसके बाद क्या है भाई, सब्सटीट्यूट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या है, सब्सटीट्यूट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करनी है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है इसका, कि जिसमें जो क्लोरीन का जो एटम प्रेजेंट होता है ना, ये क्लोरीन अगर मान लिया जैसे भी करके अगर ये लीक करती है और ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती, तो एटमॉस्फेयर में पहुंचने की वजह से क्या करता है कि ये क्लोरीन का आइटम जो ओजोन है, ऊपर ओजोन की जो लेयर है, उस लेयर को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाने लगता है, उसका डिके करना शुरू करता है। एक क्लोरीन का सिंगल आइटम ओजोन के बहुत सारे मालिक्यूल्स में, इवन लाखों में कुछ जो उसके मालिक्यूल उनका क्षरण कर देता है। अब देखो एक मालिक्यूल्स लाखों में, अगर लाखों ओजोन के मालिक्यूल्स को जो है इफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस वजह से होता क्या है कि जो ऊपर ओजोन की जो लेयर बनी है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, ठीक है। उसमें छेद कहते हैं और जगह जगह स्पॉट्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। और छेद से अगर है तो उससे क्या होता है कि उससे जो सूरज से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती तक पहुंचने लगती है। और आपको पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो शरीर के जो इंसान है उसके शरीर पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। और जो ह्यूमन को जो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, कई बार स्किन कैंसर या ऐसी बहुत सी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है कि क्लोरोफ्लोरो आजकल जो है उसके लिए एक बैठक हुई जो है ओजोन प्रोटेक्शन को लेकर, ओजोन डिप्लीशन प्रोटेक्शन नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत जो है एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल, जिसमें बहुत सारे देश के लोगों ने उसमें भाग लिया 1987 में। और ये जो समिट हुई थी ये मतलब यही था, उसका मेन एजेंडा था कि भाई कैसे भी करके जो रेफ्रिजरेंट या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ करी जा रही हैं इसको कम से कम करना, जिससे क्या है कि जो हमारा ओजोन है तो वो ओजोन की लेयर ऊपर बनी रहे और इससे क्या हो कि जो है हमारा नीचे क्या है कि यूवी रेज ना आए, जिससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो और लोगों के स्वास्थ्य पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है।
ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे देखो, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट हैव द लिंक टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, दे हैव द वेरिंग कैपेसिटी ऑफ, वही कहने का मतलब ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो किस हद तक ओजोन के परत को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, यानी उसकी कैपेसिटी क्या है, तो उसकी क्षमता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है द हेलोजनेटेड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स दैट्स आर कंसीडर्ड टू हैव हाई ओजोन डिप्लेशन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, वाले रेफ्रिजरेंट है, उनकी जो ODP है, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और इसीलिए उनको यूज़ करने से मना करा गया है कि आप जो है ऐसे चीज़ों को 1997 के बाद इन चीज़ों पे बैन लगा दिया कि आप इनका यूज़ ना कम से कम करेंगे, बहुत ही जो है एक्सट्रीम कंडीशन में करेंगे, अगर मान लिया कहने का मतलब नहीं चला हुआ उसे, या फिर उसके जगह पे आप उसका सब्स्टिट्यूट रेफ्रिजरेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट इज़ नॉट कवर्ड, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। R22 इज़ फाउंड टू बी the greater use these days as it is being employed not only in existing R22 application but also as the substitute of R1, which is very large capacity of air conditioning application with the screw up centrifugal। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे पहले हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज़ करते थे तो उसकी ODP बहुत ज़्यादा होती थी, उसके जगह पे आजकल क्या यूज़ करा जाता है, R22 जो है वो यूज़ करा जाता है इंडस्ट्रीज़ में, रेफ्रिजरेशन यानी RAC इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आप ये यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसका जो ODP है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और इसकी जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए जो है ये यूज़ करा जाता है। यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेंट दे रखे हैं, उनके डिजिग्नेशन दे रखे हैं, ठीक है, आप उनको देख लीजिएगा।